अच्छा मीना, मेरी बस आ गई है, मैं चलता हूँ। सुनिए जी, ये खाना रास्ते के लिए बांधा है, इसे खा लेना। और हाँ, अब की बार गाँव आना तो थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर आना। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं उस फैक्ट्री का मालिक हूँ। अरे मैं मजदूर हूँ, हमें ज्यादा छूट नहीं मिलती। इसीलिए तो कहती हूँ, आप भी बड़े भाई साहब की तरह शहर में कोई ठेला ही लगा लो। देखना क्या खूब अच्छी कमाई होगी आपकी। और अपना काम है, जब दिल किया छुट्टी ले ली। हाँ लेकिन तुम जानती हो ना, मेरा हाथ खाना बनाने में थोड़ा तंग है, मुझसे ये खाना बनाने का काम नहीं होता। तभी बस का ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाकर कहता है, अरे सुरेश भैया, आप सारी बातें यहीं खड़े होकर कर लोगे? जल्दी करो, आगे सवारी हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ बस आया बबलू भाई। अच्छा मीना, मैं चलता हूँ, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर सुरेश बस में बैठकर शहर चला गया। कुछ देर बाद मीना घर लौट आई तो उसके दोनों बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। माँ, हमें कब से भूख लगी थी। हाँ, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और, मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए मैगी बना देती हूँ। अरे लेकिन घर पर तो एक ही पैकेट मैगी बची है। हाँ तो वो मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा माँ। इसी तरह दोनों आपस में लड़ने लगे। अरे चुप करो तुम दोनों, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैगी पराठा बना देती हूँ, वो तुम्हें मैगी से भी ज्यादा पसंद आएगा। मैगी पराठा? मीना जल्दी से मैगी बनाती है, फिर उसे पराठे में भरकर मैगी पराठे का नाम दे देती है। लेकिन वो सचमुच नहीं जानती थी कि उसके हाथ का बना मैगी पराठा उनको इतना पसंद आएगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज शहर से खबर आई। हेलो बहन जी, मैं सुरेश की फैक्ट्री का मैनेजर बोल रहा हूँ। सुरेश का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से शहर आ जाइए। ये बात सुनते ही मीना अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और अब सुरेश के साथ वहीं रहकर उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन अब सुरेश की नौकरी छूट गई और उनकी आर्थिक आमदनी पूरी तरह से बंद हो गई। किराया और दवाइयों का खर्चा कैसे पूरा हो, इसके लिए अब मीना ने खुद का कोई काम करने की सोची। अब मुझे ही कहीं कोई काम करना होगा, लेकिन क्या करूं वो समझ नहीं आ रहा। माँ, तुम वो मैगी पराठा कितना अच्छा बनाती हो, मुझे तो लगता है यहाँ ऐसा कोई ठेला ही नहीं होगा, तुम यही काम शुरू करो। नेहा की बात मीना को बिल्कुल सही लगी और अब उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे उससे उसने खुद का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसी बाजार में उसका जेठ भी बर्गर का ठेला लगाते थे, लेकिन उससे उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। उसका जेठ एक नंबर का शराबी और मक्कार इंसान था। मीना की इतनी अच्छी कमाई होती देख अब वो मीना से जलने लगा और अब उसने खुद का भी मैगी पराठे का ठेला खोल लिया। पर वो मीना की तरह टेस्टी मैगी नहीं बनाता था, इसी वजह से वो मीना से बहुत जलता था। धीरे धीरे जब मीना सोशल मीडिया पर फेमस होने लगी तो उसका काम अच्छा हो गया। उसने थोड़े पैसे जोड़कर अपने पति का इलाज करवाना शुरू किया। बच्चों को भी पास के एक छोटे स्कूल में डाल दिया ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। बेटे को मीना ने 5वीं कक्षा में और बेटी को 6ठी कक्षा में डाल दिया। एक शाम जब मीना अपने ठेले पर बनाने की तैयारी कर रही थी, ग्राहक भी वहीं खड़े थे तो 2 सूट बूट पहने आदमी उसके पास आए। क्या तुम्हारा ही नाम मीना है और ये ठेला तुम चलाती हो? जी, मेरा ही नाम मीना है, मैं ही ये ठेला चलाती हूँ, पर आप कौन है? देखिए, हम लोग फूड इंस्पेक्टर हैं, आपके ठेले के निरीक्षण के लिए आए हैं। हमें खबर मिली थी कि आप अनहाइजीनिक खाना बेचते हो जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें कहा गया कि तुम अपने ठेले पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए हमें तुम्हारे ठेले पर बनने वाली चीजों की जांच करनी है। आपको मेरे बारे में किसी ने गलत जानकारी दी है। आप मेरे ठेले की छानबीन कर सकते हो। आप आराम से देखो, मेरे ठेले पर कोई गंदगी दिखाई नहीं देगी। ये ग्राहक खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हो। हमें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें जो ऑर्डर मिला है हम उसी पर ही काम कर रहे हैं। हटो, हमें चेक करने दो। ये देखो, ये क्या है? पुरानी मैगी, सब कुछ बेकार है। हटाओ यहाँ से ये ठेला। अब तुम यहाँ पर ठेला तभी लगाओगी जब तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। अरे साहब, ये तो नाइंसाफी है, आप मेरा सामान खराब कैसे कर सकते हो, ये गलत बात है। ग्राहक भी ये सब देखकर घबरा गए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मीना की मदद कर सके। मीना का पूरा ठेला तोड़कर वो दोनों फूड इंस्पेक्टर वहां से चले गए। मीना ठेला नहीं लगा पा रही थी। 1-2 दिन तक वो वहां बैठी रही कि शायद कोई आएगा। जब मीना का ठेला बंद हुआ तो ग्राहकों की भीड़ प्रकाश के ठेले पर आने लगी। अच्छा मजा चखाया इस मीना को। अब देखता हूँ ये ठेला कैसे लगाती है। मीना का जेठ बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था। तभी वो लड़की जिसने मीना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला था अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंचती है। लेकिन मीना की यह हालत देखकर वो बहुत दुखी होती है। आंटी, आपने उनका कोई कार्ड देखा था? वो फूड इंस्पेक्टर कहाँ से आए थे? नाम तो होगा ताकि हम उनके बारे में पता कर सके।
पता नहीं बेटी, अब मैं गरीब अनपढ़ ये सब क्या जानूं। सरकारी लोग थे, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। शैली, एक सेकंड टेंशन मत लो, मेरे पापा की फ्रेंड भी तो फूड इंस्पेक्टर है, उन्हें इस बारे में जरूर जानकारी होगी। हो सकता है वो हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है सरिता, तुम एक बार अपने पापा को कॉल करो, इन बेचारी आंटी की हेल्प हो जाएगी। सरिता नाम की वो लड़की अपने पापा को कॉल करती है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। शैली, मीना आंटी के साथ धोखा हुआ है। ऐसे कोई भी फूड इंस्पेक्टर नहीं है जिन्होंने इनके ठेले को हटाया हो। जरूर ये किसी की चाल है जो इन बेचारी आंटी के साथ किसी ने धोखा किया है। क्या वो फूड इंस्पेक्टर नहीं थे तो फिर कौन थे? आंटी, सरिता के पापा बात कर रहे हैं, पता चल जाएगा। पर आपको किसी पर शक है कि आपके साथ कोई ऐसा धोखा कर सकता है? मुझे सब समझ आ गया है बेटी। वो सामने ठेला देख रही हो, वो मेरे जेठ प्रकाश का ठेला है। वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे तो लगता है ये सब उनकी ही चाल है। वो एक बार भी मुझे इस बात के लिए पूछने नहीं आए। टेंशन मत लो आंटी, ये अपने आप सच बोलेंगे। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। मीना अपने जेठ के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती है। पुलिस के डर से जेठ सारी सच्चाई उगल देता है। वो दोनों आदमी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। वो कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं थे, वो दोनों जेठ के ही आदमी थे। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मेरे से गलती हो गई, मुझे सजा मत दो। मीना, तू तो जानती है कि घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मुझे सजा हो गई तो तेरी भाभी और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। मीना, इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दो, कोई बात नहीं। मुझे भाभी और बच्चों का ख्याल है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अरे ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रहे आज के बाद तुमने अगर इन्हें परेशान करने की कोशिश की ना तो सीधा जेल में सड़ोगे भाई। मीना प्रकाश की तरह पत्थर दिल नहीं थी। उसने प्रकाश को माफ कर दिया और अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। पर पुलिस ने प्रकाश को उस एरिया में मैगी ऑमलेट ठेला लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। प्रकाश के ऊपर मीना का ठेला और सामान का नुकसान करने के बदले जुर्माना भी लगाया गया। उस दिन के बाद प्रकाश ने मीना को तंग नहीं किया। मीना फिर से अपनी मेहनत के साथ काम पर लग गई। अब तो मीना के पति की तबीयत भी ठीक थी, इसलिए वो भी अब मीना के साथ ही काम करता था। उन लड़कियों ने मीना की बहुत सहायता की थी, इसलिए मीना उन लड़कियों को भी धन्यवाद कहती है। अनुराधा और प्रिया का रिश्ता केवल ननद भाभी का नहीं बल्कि गहरी दोस्ती का भी था। अनुराधा की शादी के थोड़े समय बाद ही प्रिया की भी शादी हो गई। शादी के बाद अनुराधा ने प्रिया के साथ हमेशा अपना भाभी वाला फर्ज निभाया। प्रिया की शादी के बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। अनुराधा ने अपनी सास शारदा के साथ मिलकर प्रिया के करवा चौथ पर देने के लिए सारी तैयारियां की। अरे अनुराधा भाभी, माँ, आप दोनों। नमस्ते आंटी जी। प्रिया, कैसी हो बेटी? बाजार में बहुत जाम लगा हुआ था, वरना हम आधा घंटा पहले ही आ जाते। समधन जी, ये करवा चौथ का सारा सामान देख लीजिए, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहेंगे। नहीं नहीं समधन जी, आप तो इतना सामान लेकर आए हैं, आइए बैठिए। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? प्रिया का पहला करवा चौथ है तो खास सामान तो लाना ही था। कमला, पंडित जी ने शादी का मुहूर्त नवंबर में निकाला है। अब दिवाली के बाद शादी की तैयारी शुरू कर देना। प्रिया, सारी तैयारी तुम्हें करनी है, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है। शादी की शॉपिंग भी अच्छी करना। अब दूल्हे की भाभी घर में सबसे अलग लगनी चाहिए। हाँ हाँ, वैसे भी हमारे घर में ये आखिरी शादी है, तो प्रिया बहू तुम खूब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो उसे आपके जैसे सास ससुर, अनमोल जैसा पति और संदीप जैसा देवर मिला है। आंटी जी, आपको और प्रिया को जो भी शॉपिंग करनी हो आप मुझे बता देना। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग जहाँ से की थी ना, वो बहुत ही सही दाम पर कपड़ा लगाते हैं। भाभी, लहंगा तो मैं वहीं से लूंगी जिस दुकान से आपने लिया था। आपका ब्राइडल लहंगा बहुत अच्छा था। ठीक है प्रिया, जब चलना हो बता देना। और फिर त्योहारों के बाद नवंबर में प्रिया अपने देवर संदीप की शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। प्रिया और उसकी सास जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो अनुराधा को बुला लेती। अनुराधा उनकी शॉपिंग में बहुत हेल्प करती। कैश में 12,000 कम है, मैं तो अपना कार्ड भी दूसरे पर्स में भूल आई। मेरे फोन से भी पेमेंट नहीं जा रही, पता नहीं मेरे नेट को क्या हुआ है। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं तो वैसे ही ये साड़ी हल्दी के लिए देख रही थी, कुछ और पहन लूंगी। अब इतनी दूर बार बार आया नहीं जाएगा। पता नहीं स्कैन भी नहीं हो रहा, बार बार पेमेंट फेल्ड आ रहा है। माँ जी, आपकी हल्दी की साड़ी कहीं वापस न करनी पड़े। नहीं नहीं आंटी जी, वापस क्यों करनी पड़ेगी? मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं पेमेंट कर देती हूँ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। प्रिया की सास उस समय बहुत खुश होती है। उस समय अनुराधा ने प्रिया के दिल में एक अलग जगह बना ली थी।
आज अनुराधा की वजह से ही प्रिया के ससुराल में उसका और भी ज्यादा सम्मान हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। शादी के लिए अनुराधा अपना ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे तो उसने कहीं पहनना नहीं है। तो प्रिया के देवर की शादी के बहाने वो एक बार और अपना लहंगा पहन लेगी। अनुराधा का ब्राइडल लहंगा बहुत ही सुंदर था। शादी के समय उसके लहंगे की सबने बहुत तारीफ की थी। इस वजह से प्रिया ने भी उसी शॉप से अपने देवर की शादी के लिए लहंगा खरीदा था। हमारी बहू प्रिया शादी में बहुत सुंदर लगने वाली है। अनुराधा ने तुम्हें लहंगा बहुत अच्छा दिलवाया है बहू। प्रिया, तुम इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी बोल रही थी। शॉप बंद ना हो जाए, चलो ले आते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, मैं इनके साथ होकर आती हूँ। प्रिया लहंगे के साथ की ज्वेलरी खरीदने के लिए चली जाती है। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। प्रिया के लिए वो लहंगा बहुत खास था, जिसे पहनकर वो शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। प्रिया भाभी, बारात के लिए लहंगा आपने बहुत सुंदर लिया है। आप सबसे अलग दिखने वाली हो। वो तो है देवर जी। शादी का दिन आ गया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। बारात जाने से कुछ घंटे पहले प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया दीदी, लाओ मैं आपका दुपट्टा सेट कर दूं। वो सामने लहंगे की थाली में देखो, उसी में होगा। इसमें तो नहीं है, मैंने देखा है। थैले में नहीं है, देखो यही होगा, अभी तो मैंने लहंगा निकाला था। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और वो घबराहट में रो पड़ती है। ओह नो, उस दिन मैं ज्वेलरी लेने के लिए दुपट्टा मैचिंग के लिए साथ ले गई थी, कहीं ज्वेलरी शॉप पर ही तो नहीं रह गया। प्रिया अनमोल को बताती है। अनमोल ज्वेलरी शॉप पर कॉल करता है। भैया, हमारी दुकान पर तो बहुत से ग्राहक आते हैं, पर हर किसी का याद नहीं रहता। हमने अपने नौकर को बोल दिया कि जिसका होगा वो ले जाएगा। तुम तो संभाल कर अलमारी में रख दो, पर कोई लेने नहीं आया। अब तो हम शहर से बाहर हैं और दुकान की चाबी भी हमारे पास है। अब तो आपको दुपट्टा मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो 2 दिन बाद ही हम वापस आएंगे। हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम वहीं गए हुए हैं। प्रिया रोने लगती है क्योंकि उसका दुपट्टा अब नहीं मिल सकता था। उसने बहुत मन से वो लहंगा खरीदा था। प्रिया ने अपना ब्राइडल लहंगा भी कुछ दिन पहले ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था, पर अब तो वो भी तैयार नहीं था। प्रिया पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वो घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि अब वो रात में कैसे जाएगी। प्रिया के पास समय बहुत कम था और नए लहंगे का इंतजाम करना नामुमकिन था। तभी अनुराधा आ जाती है। अनुराधा पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसे सारी बात पता चलती है तो वो एक अच्छी और समझदार भाभी होने का फर्ज निभाती है। अनुराधा आकाश को फोन करती है और घर से अपनी एक हैवी साड़ी मंगवा लेती है। भाभी, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा पहनने का अरमान तो धरा का धरा ही रह गया। इतने लोगों के बीच में लहंगा नहीं पहनूंगी तो कितना अजीब लगेगा। सब कहेंगे कि दूल्हे की भाभी होकर नॉर्मल कपड़ों में है। मेरी शादी का लहंगा होता तो मैं वो भी पहन लेती, उसे भी मैंने ड्राई क्लीन को दे दिया। बहू, सब मेहमान आने शुरू हो गए। घुड़चड़ी का टाइम हो रहा है। अभी तैयार होने में कितना टाइम है? तुम्हें संदीप की सुरमा भराई की रस्म भी करनी है। प्रिया, टेंशन मत लो, तुम मेरा लहंगा पहन लो। मैंने आकाश से साड़ी मंगवा ली है, मैं साड़ी पहन लूंगी। वैसे भी वो लहंगा साड़ी है तो लहंगे की तरह ही दिखती है, और वो तुम्हारी पसंद की है। तुमने ही तो पसंद की थी मेरे लिए, याद है ना? भाभी, हम सब सचमुच बहुत लकी हैं जो आप हमारे घर में आए। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप सबसे बेस्ट हो भाभी, सबसे बेस्ट। प्रिया अपनी भाभी अनुराधा के गले लग जाती है। अनुराधा ने अपना लाल रंग का ब्राइडल लहंगा प्रिया को पहनाया और खुद एक सुंदर साड़ी पहन ली। प्रिया जब लहंगा पहनकर बाहर आई तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। प्रिया, अनुराधा भाभी का लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जब से अनुराधा हमारे घर की बहू बनी है तब से हमारे घर में एक नई उमंग आ गई है। अनुराधा, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बहू, जीती रहो। अनुराधा ने प्रिया को गले लगाया और दोनों की आंखों में सच्चे रिश्ते की मिठास छलक आई। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रिया अपनी भाभी के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सबने प्रिया की बहुत तारीफ की। प्रिया इस बात का सारा श्रेय अपनी प्यारी भाभी अनुराधा को देती है। ओह, हाय रे। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी, ये लीजिए बाबूजी। कितनी बार कहा है आपको, अब आपकी उम्र नहीं रही काम करने की। देखो तो पैर भी कैसे कपकपा रहे हैं। अब मजदूरों की जिंदगी ही ऐसी होती है सरला, क्या करें? अगर कमाऊंगा नहीं तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? आज अगर हमारा बेटा लापता ना होता तो मुझ बूढ़े बाप को यूं काम नहीं करना पड़ता।
पता नहीं कैसी किस्मत लिखता है भगवान हम गरीबों की। दिन पर दिन बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। ऊपर से घर में जवान बेटी है, अगर हालत ऐसी ही रही तो ऐसे में कैसे इसकी शादी करवा पाऊंगा। अपने सास ससुर की ये हालत देखकर सांझ को उन पर बहुत दया आ जाती है। दरअसल रामकिशोर और सरला का एक बेटा था सुरेश, जो कि कुछ साल पहले मजदूरी के लिए शहर गया था, लेकिन वहां जाने के साल भर बाद ही वो लापता हो गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं थी। अपने मजबूर ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अब सांझ फैसला लेती है कि अब वो काम करेगी, इसलिए अब वो काम की तलाश में पहाड़ों पर निकलती है। लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या काम करे। वो पहाड़ी इलाके के उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचती है जहां बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। उस जगह पर खाने के तरह तरह के ठेले भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट थे जो निराश होकर वहां से जा रहे थे। वाह, क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों की। लेकिन एक बात है, यहाँ का नजारा जितना अच्छा है ना, उतनी बकवास यहाँ की मैगी है यार। न जाने कितनी बकवास मैगी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बस ऐसे ही फेमस हो रखे ये पहाड़ी लोग अपनी पहाड़ों वाली मैगी के नाम से। पहाड़ों वाली मैगी, हाँ मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो तरह तरह की मैगी बनाने आती है, ऊपर से घर में भी सब कहते हैं कि मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर मैं मैगी का काम शुरू करूँ तो हो सकता है मैं अच्छी कमाई शुरू कर सकूं। घर आकर संध्या ये बात अपने सास ससुर को बताती है। माँ जी, बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं अब मैगी बनाने का काम शुरू करूंगी। टूरिस्ट प्लेस पर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पहाड़ों वाली मैगी को टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की मैगी मिल नहीं पाती। वैसे भी उस जगह पर मुश्किल से 1-2 मैगी वाले ही हैं जो अपनी मर्जी से उनसे पैसे मांगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कुछ लोगों की वजह से हमारी पहाड़ों वाली मैगी बदनाम हो। और बाबूजी की हालत तो आप सब जानते हो, इस ठंड में वो बाहर जाकर काम कर नहीं पाएंगे, तो घर खर्च चलाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, बाबूजी को अब आराम करना चाहिए, और सर्दियों का ये महीना तो पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। इस वक्त टूरिस्ट स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्या पता भाभी का ये काम चल पड़े। मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रही हैं, और बहू के इस काम में मैं उसका साथ दूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर मैगी का ठेला लगाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। संध्या बहू, ये ले, कुछ पैसे रख और इससे जरूरी सामान ले आ। ठीक है बाबूजी। अगले दिन से दोनों सास बहू मैगी बनाने का सामान, कुछ लकड़ियां, त्रिपाल लेकर चल पड़ती हैं और अपनी छोटी सी दुकान लगाने लगती हैं। तभी कुछ आदमी वहां आते हैं। अरे ओ, ये यहाँ से अपनी दुकान हटाओ। वैसे भी यहाँ पहले से ही मैगी वाले हैं, तुम और आ गई यहाँ। लेकिन हमने पहले ही यहाँ के मालिक से बात कर ली है, फिर तुम क्यों हमें मैगी बनाने से रोक रहे हो? अरे क्योंकि इधर मैं मैगी बेचता हूँ, इसलिए कोई और यहाँ मैगी नहीं बेच सकता। चलो अब भागो यहाँ से। चल बहू, यहाँ से चलते हैं। हम पीछे चलकर अपनी मैगी की दुकान लगाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने पीछे तो कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। अरे हमारे मैगी में पड़ने वाले मसालों की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप खींचे चले आएंगे, और जब भगवान ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। इतना सब होने के बाद भी दोनों सास बहू हार नहीं मानती। फिर कुछ देर तक जब कोई भी ग्राहक नहीं आता तो संध्या टूरिस्ट के पास जाती है। सुनिए, आप अगर यहाँ की सबसे अच्छी मैगी खाना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ। हम ऐसी मैगी बनाकर आपको खिलाएंगे कि आप उसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो ठीक है, एक बार तुम्हारी मैगी ट्राई करके देख लेते। अरे नहीं विराज, तुम्हें याद है जब रोशनी और रौनक यहाँ से घूम कर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये पहाड़ी लोग एक तो इतनी महंगी मैगी बेचते हैं, ऊपर से उसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। नहीं नहीं मैडम, आप एक बार हमारे यहाँ की मैगी खाकर तो देखिए, और दाम भी औरों के मुकाबले कम है, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। और अगर आपको पसंद ना आए तो आप वो पैसे भी मत देना। अच्छा, इतनी तारीफ कर रही हो अपनी मैगी की, तो चलिए एक बार चलकर देख ही लेते हैं। संध्या बड़ी मुश्किल से उन 2 ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाती है, फिर बहू जल्दी से मैगी बनाती है। वाह, ये तो सचमुच कमाल की मैगी है। सच में इतनी टेस्टी मैगी तो हमारे दिल्ली शहर में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज का दिन हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन है, लेकिन अब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हारे यहाँ की मैगी खाऊंगी, साथ ही अपने और दोस्तों को भी बताऊंगी कि वो भी जब घूमने आए तो यहीं की मैगी खाएं। उस दिन ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने से उन दोनों का हौसला और भी बढ़ जाता है, जिससे पहले ही दिन दोनों को पूरे 800 रुपए की कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों सास बहू हर रोज उस जगह आकर अपनी मैगी की दुकान लगाती, लेकिन अभी भी उनके पास इतनी भीड़ नहीं आती जितनी दूसरे मैगी वालों की दुकान पर होती। ये देख संध्या दिमाग लगाती है और टूरिस्ट गार्ड और टूरिस्ट बस के ड्राइवर से जाकर कहती है, अगर आप लोग मेरे मैगी के ठेले पर ग्राहक भेजेंगे
तो मैं हर रोज कमाई के हिस्से का 10% आप लोगों को दूंगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी कोई टूरिस्ट मैगी खाने के बारे में पूछे तो आप उसे मेरे यहाँ भेज दें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी डील है। इससे तो मेरी अच्छी साइड इनकम भी हो जाएगी। अब संध्या अपने काम को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करती है। अब जो कोई भी उस सनसेट पॉइंट पर आता तो मैगी खाने वाले सभी ग्राहक उसी के ठेले पर आते, जिससे सास बहू की कमाई अच्छी खासी होने लगी। बस अब ऊपर वालों ने चाहा तो जल्द ही हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सास बहू सुबह से शाम तक मैगी बेचती, लेकिन इससे दूसरे मैगी वाले उनसे चिढ़ने लगे। जल्दी से मैगी की प्लेट लगा दीजिए। आपको पता है हमने आपकी पहाड़ी मैगी की इतनी तारीफ सुनी है कि हमने रास्ते में कहीं खाना भी नहीं खाया, यही सोचकर कि अब सीधा आपके यहाँ की मैगी खाएंगे। ये सुनकर मदन और जगदीश, जो कि उसी टूरिस्ट प्लेस पर मैगी बेचते थे, सास बहू की इस कमाई से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चुपके से उनकी बनाई हुई मैगी में कॉकरोच डाल देते हैं। जब टूरिस्ट मैगी खाने लगते हैं तो उसमें पड़े उस कॉकरोच को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट आता है जिसने अपने कैमरे में सब रिकॉर्डिंग की होती है। मैं जब इन हसीन वादियों का वीडियो बना रहा था तभी मेरे कैमरे में ये सब कैद हुआ। मैंने इन दोनों आदमियों को इनकी मैगी के सामान में ये कॉकरोच डालते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। वो वीडियो देखने के बाद सभी लोगों ने उन दोनों के ठेले को ही तोड़ दिया, जिससे उस दिन के बाद उस टूरिस्ट प्लेस पर सिर्फ सास बहू का ही मैगी ठेला लगता था। अब जो भी ग्राहक उस जगह आता वो उनकी पहाड़ों वाली मैगी खाए बिना नहीं